नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं उसमें यूनिट 4 तक हमारी कंप्लीट हो गई। यूनिट 5 में हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे भी कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, तो एक लेक्चर और बच रहा है। इसी के साथ आपके कल या परसों से जो आपका थर्ड लास्ट पेपर बचा हुआ है, जो आपका फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर 12 और चैप्टर 12 है हमारा विश्लेषिक सातत्य या एनालिटिक कंटिन्यूएशन। विश्लेषिक सातत्य या एनालिटिक कंटिन्यूएशन। ओके, अच्छे से समझेंगे इसे और आज के लेक्चर में इस टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, क्योंकि हम इतने अच्छे से समझने वाले हैं इस टॉपिक को। तो ये एक थ्योरम है जो हमारे शेखावटी 1920 में आई हुई है। इस थ्योरम पे चलने से पहले हम पहले जो टॉपिक का नाम है विश्लेषिक सातत्य, वो होता क्या है पहले वो देख लें, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लें, उसके बाद हम इस पे चलते हैं तो हम इस थ्योरम को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो विश्लेषिक सातत्य है आखिर ये है क्या। हमारे पास में दो फंक्शन है। एक माना हमने f1z हमने मान लिया, d1 क्या है ये प्रांत। ओके, प्रांत हम किसे बोलेंगे, डोमेन को। प्रांत हम किसे बोलते हैं, डोमेन को। तो f1z d1 में एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन, और इसे हम जानते हैं क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन। एंड f2z हमारा d2 वही प्रांत में विश्लेषिक फलन है। तब यदि ये हम d1 लें और ये हम d2 लें, ये हमने d1 लिया, ये हमने d2 लिया, और इनका जो कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया को हमने मान लिया G12। क्या मान लिया हमने, G12। D में है तो D12 हमने मान लिया। D1 में F1, D2 में F2, एनालिटिक फंक्शन। इन दोनों का जो ये डोमेन है, ये डोमेन एक दूसरे को इस एरिया में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, और जिस एरिया में दो एनालिटिक फंक्शंस के डोमेन इंटरसेक्शंस करें, उस डोमेन के अंदर f1z और f2z एक दूसरे के विश्लेषिक सातत्य कहलाते हैं। विश्लेषिक सातत्य कहलाते हैं क्या, f1z हमारा एनालिटिक होना चाहिए, कंपलसरी है किसी डोमेन में। f2z हमारा एनालिटिक होना चाहिए किसी डोमेन में, और यदि ये दोनों डोमेन एक दूसरे को इंटरसेक्शंस कर रहे हैं तो उस पार्ट में f1 और f2 दोनों एक दूसरे के विश्लेषिक सातत्य कहलाते हैं। अब ये हमारा इस प्रकार से भी हो सकता है या हमारा इस टाइप से भी हो सकता है। एक डोमेन हमने ये d1 मान लिया और एक डोमेन हमने ये माना कि इसके अंदर ये कंप्लीट आ गया, इसमें ये कंप्लीट आ गया। अभी भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इस पूरे एरिया में ये एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो ये भी एक दूसरे के विश्लेषिक सातत्य होंगे। इस कंडीशन में भी ये एक दूसरे के विश्लेषिक सातत्य होंगे। यदि इनके कहीं बीच में आ रहा है हमारा, तो भी एक दूसरे के विश्लेषिक सातत्य होंगे। लेकिन यदि ये इस टाइप से है, एक दूसरे के किसी भी पॉइंट के ऊपर इन्होंने इंटरसेक्शंस नहीं किया, तो ये विश्लेषिक सातत्य नहीं होंगे। या फिर ये हमारे किसी एक पॉइंट पर ओनली टच करें, ओनली टच करके निकल गया, तो भी ये हमारे विश्लेषिक सातत्य नहीं होंगे। ओके, क्या होंगे विश्लेषिक सातत्य, दोनों एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए, कंपलसरी है, और
डोमेन एक दूसरे को इंटरसेक्शंस करे या फिर एक के अंदर दूसरा आ जाए इस टाइप से, तो ये होंगे। यदि दोनों अलग अलग है, कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना भी है तो किसी एक पॉइंट के ऊपर, बाद में कुछ मतलब नहीं उस पॉइंट पे मिले तो साइड में, तो ये दोनों नहीं होंगे इन कंडीशंस में और इन कंडीशंस में होंगे। तो ये तो देखा हमने कि विश्लेषिक सातत्य की कंडीशंस। ओके, दैट मींस इस कंडीशन के अंदर, इस डोमेन के अंदर, इस डोमेन में हमारा F1 भी आ रहा है और F2 भी आ रहा है, तो इस डोमेन के अंदर हमारा F1Z इक्वल होगा F2Z के फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू D12। ये कंडीशन होगी हमारे, इस कंडीशन का हम यहां यूज करने वाले हैं। ओके, F1 D1 में एनालिटिक, F2 D2 में एनालिटिक, दोनों का कॉमन एरिया, उसमें ये एक दूसरे के विश्लेषिक सातत्य है, और इस कॉमन एरिया में F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे। दिख रहा है यहाँ ये भी आ रहा है हमारा F1 भी और F2 भी आ रहा है, तो इक्वल होंगे फॉर ऑल Z। Z किसमें बिलोंग्स करना चाहिए? देखो ये डोमेन यहाँ मस्ट है, यहाँ ध्यान रखें, डोमेन का इफेक्ट होगा। डोमेन कौन सा? D12। ओके, ना तो D1 ना ही D2, ना तो D1 ना ही D2, D12 है। कौन सा है? D12। यहां हम क्या लिख सकते हैं? यहां हम F1Z इक्वल्स टू F2Z फॉर ऑल Z किस में बिलोंग्स करेगा? यदि हम इसको D1 और इस बाहर वाले को D2 ले तो Z किस में बिलोंग्स करेगा? हमारा D1 में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा F1 आ रहा है एनालिटिक, F1 इसी में एनालिटिक है, इसके बाहर नहीं। जब इसके बाहर है ही नहीं तो हम इसे इक्वल कैसे लेंगे? तो यहाँ हमारा D1 में ये दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ हमारा D1 है और ये D2। क्लियर है? यहाँ भी हमारा क्या जाएगा? डोमेन D1। तो D1 में हमारा F1Z F2Z दोनों कॉमन होंगे। ये था हमारा विश्लेषिक सातत्य की जो डेफिनेशन है, वो क्या इसका मेन है जो हम इसको समझ पाए, वो भी हमने डायग्राम्स की हेल्प से समझाए, और इसके अलग अलग डायग्राम्स की हेल्प से इसको हमने और अच्छे से समझने की कोशिश की। क्लियर है? मेन चीज हम इस थ्योरम में क्या लेकर के चलने वाले हैं? ये चीज चलने के लेके वाले हैं कि हमारे पास जिस डोमेन में एक दूसरे के विश्लेषिक सातत्य उसमें दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है? अब चलते हैं हम इस थ्योरम के ऊपर, जो कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी 19 एंड 20 में हमसे पूछी गई है। क्या है थ्योरम? थ्योरम कह रही है हमें एक ही प्रांत। ओके, एक ही मतलब यूनिक, एक ही होना चाहिए। और प्रांत हम जानते हैं डोमेन को बोलते हैं, प्रांत हम डोमेन को बोलते हैं। तो एक ही प्रांत की बात कर रहा है ये हमसे, एक ही प्रांत में विश्लेषिक फलन F1Z। ओके, F1Z हमें एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है का एक से अधिक विश्लेषिक सातत्य नहीं हो सकता। थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम कह रही है कि F1Z एक एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। F1Z तो हमें एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका विश्लेषिक सातत्य हम करेंगे तो हमें एक दूसरा फंक्शन चाहिए, हमें दो चाहिए कि हाँ ये F1 है ये F2, तभी तो एक दूसरे के विश्लेषक होंगे। तो ये एक ही प्रांत में इस F2 की बात कर रहे हैं। ये जो प्रांत हम ले रहे हैं, इस प्रांत के अंदर F1 तो इसने फिक्स कर दिया कि F1 तो आपका ये है एनालिटिक फंक्शन है, एक से अधिक विश्लेषक सातत्य नहीं हो सकते। तो क्या कह रहा है कि F1 तो आपने साइड में कर दिया। अब ये जो आप ले रहे हो दूसरा डोमेन, और इस दूसरे डोमेन में ये एक दूसरे के इस पॉइंट के ऊपर जब एक दूसरे के ये विश्लेषिक सातत्य है, उसके अंदर केवल और केवल F2 ही होगा, केवल और केवल F2 ही होगा। ऐसे नहीं कि इसमें G2 भी आ गया, F3 भी आ गया, F4 आ गया, F5 आ गया, ये नहीं होगा। यदि F1 एनालिटिक फंक्शन है तो किसी दूसरे डोमेन में जिसमें ये विश्लेषिक सातत्य है
उसके अंदर केवल और केवल F2 ही होगा, G2 नहीं होगा। ये हमें प्रूव करवा रहा है। और यहां से हमने क्या सीखा कि यदि कोई दो फंक्शन किसी दो डोमेन में एनालिटिक फंक्शन है तो वो जिस डोमेन में एक दूसरे के विश्लेषिक सातत्य होंगे उनमें केवल और केवल एक ही होंगे। मतलब यूनिकनेस होता है इसमें, F1 F2 होगा, ऐसे नहीं कि इसमें इस डोमेन में कोई तीसरा भी आ गया, केवल दो ही होंगे। तो ये हमें प्रूव करना है, इसे हम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया यहाँ पे कुछ जो कंडीशंस हमें चाहिए वो हमने माना। तो इसे हम प्रूव कर रहे हैं, माना F1Z D1। ओके, प्रांत या डोमेन D1 में विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन है तथा F2Z व G2Z प्रांत D2 में विश्लेषिक फलन है यदि D1 व D2 का उभयनिष्ठ या कॉमन क्षेत्र या रीजन D12 है तब ओके ऐसा हम एक डायग्राम बना के इसको समझ सकते हैं। ये D1 D2 और ये जो कॉमन एरिया है इसे हम D12 ले रहे हैं। D2 है तब हमें सिद्ध करना है कि प्रांत D2 में विश्लेषिक फलन है यदि D1 D2 का ये है, और ये लाइन और लिख दो, यदि F1Z का प्रांत D12 में विश्लेषिक सातत्य, तो F2Z व G2Z में विश्लेषिक सातत्य किया जा सकता है तब ये हमारा F2 किया जा सकता है, तब हमें सिद्ध करना होगा कि F2Z equals to G2Z for all Z belongs to हमारा D2। ओके, ये हमने क्या किया, जो थ्योरम्स थी उस थ्योरम्स की हेल्प में हमने ली। ये कह रहा है कि ये विश्लेषिक फलन F1 है, तो हमने मान लिया कि F1 हमारा इसमें विश्लेषिक फलन है। एक से अधिक प्रांत, एक ही प्रांत में एक से अधिक नहीं किया जा सकता, तो हमने एक ही प्रांत D2 लिया जिसमें हमने दो लिए, F2 व G2 प्रांत D2 में विश्लेषिक फलन है। अब हमें विश्लेषिक सातत्य है तो एक कॉमन एरिया हमें चाहिए, तो हमने D1 व D2 का जो उभयनिष्ठ कॉमन क्षेत्र है रीजन, वो हमने D12 मान लिया। यदि F1, अब हम इस थ्योरम्स पे आ गए, F1Z का प्रांत D12 जिसमें कॉमन होगा उसी की बात करेंगे हम, F2 व G2 विश्लेषिक सातत्य किया जा सकता है, तब हमें क्या सिद्ध करना है, ये कह रहा है कि एक से अधिक नहीं हो, इसका मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमें ये सिद्ध करेंगे कि F2Z G2Z होगा हमारा सभी जगह, F2Z और G2Z for all Z belongs to D2 होना चाहिए। D12 की बात नहीं कर रहे, हम D2 की बात करें। क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन हम देखेंगे जब हम थ्योरम्स में यूज करेंगे कि इसका रीजन भी हम क्यों ले रहे हैं।
कि फॉर ऑल हम z बिलोंग्स टू D2 ले रहे हैं, तो इसे हम विरोधाभास विधि इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडक्शन मेथड। ओके, इसे हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करें। तो हमने क्या किया, हमने माना F1z के एक ही प्रांत D12 में F2z व G2z विश्लेषिक सातत्य है। ये हमने मान लिया कि नहीं, एक नहीं है, कितने हैं इसके, दो है। तब यदि F1z का F2z विश्लेषिक सातत्य है, तब F1z इक्वल होगा F2z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D12। ये हमने अभी कहा था अंडरलाइन करके कि इसका हम यूज करेंगे। हमने मान लिया कि F1 और F2 हमारे D12 के अंदर विश्लेषिक सातत्य है, तो ये कंडीशंस आएगी। ऐसे ही तथा यदि F1z का F2 की जगह इस बार हमने G2 लिया, G2z विश्लेषिक सातत्य है, तब ये कंडीशन F1z किसके इक्वल हो जाएगा, इस बार G2z के, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D12। अब यदि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे इक्वेशन सेकंड दें, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, डोमेन दोनों में सेम है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ यदि हमें डोमेन D1 होता और यहाँ D2 होता और आप इक्वल बता देते, वो गलत होता, वो हमारा गलत होता। ये डोमेन, जब हम डोमेन डिफाइन करते हैं तो उसका अपने आप में एक वैल्यू होती है, उसे ध्यान में रखें। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि डोमेन नहीं है सेम तो हम नहीं लिख सकते, बट यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास जो F1z इक्वल है हमारा F2z इक्वल है हमारा G2z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D12। इंप्लाइज करके हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए, तो F2z माइनस G2z इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल D बिलोंग्स टू z बिलोंग्स टू D12, z बिलोंग्स टू D12। इसके अंदर हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, F2z G2z हमारा 0 आ गया। अब देखो हमने क्या किया, हमने जो डायग्राम लिया वो डायग्राम हमने ये लिया, यहाँ D2 है और ये D12, इसका मतलब ये D12 जो है ना, ये इतना पार्ट ये D2 का ही तो है। और हमने क्या माना है, हमने माना है कि F2z व G2z प्रांत D2 में क्या है, विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन। ओके, F2z G2z D2 में विश्लेषिक फलन है तथा F2z माइनस G2z का मान 0 आ रहा है इस कंप्लीट डोमेन के अंदर। अब देखो F2z हमारा एनालिटिक फंक्शन है, G2z हमारा एनालिटिक फंक्शन है, तो उनका डिफरेंस भी एनालिटिक फंक्शन होगा। एक थ्योरम थी हमारी ल्यूवेल थ्योरम, हमने पढ़ा था। तो इसका जो मान है, इसका मान ये कंप्लीट F2z माइनस G2z इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D2। क्यों होगा, क्योंकि ये हमें
ल्यूवेल महोदय जी ने बता के गए हैं। क्या बता के गए हैं वो? उन्होंने ये कहा है कि यदि कोई फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक फंक्शन हो, बाउंडेड हो तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्या कहा ल्यूवेल महोदय जी ने? कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है, बाउंडेड है तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब यहां हम f2z माइनस g2z की बात करें, f2z माइनस g2z हमारा इस d12 की बात कर रहा है। ये d12 के अंदर क्या है? d12 के अंदर हमारा f2 और g2 दोनों ही एनालिटिक है, डिफरेंस भी एनालिटिक होगा, इनका मान 0 आ रहा है, दैट मींस बाउंडेड है, इंफिनिटिव नहीं जा रहा, एक फिक्स वैल्यू पे जा रहा है, तो बाउंडेड भी है, एनालिटिक भी है, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पूरे जिसके अंदर ये एनालिटिक है उस कंप्लीट डोमेन के अंदर ये कांस्टेंट होगा, और ये कंप्लीट इसके अंदर ही तो है एनालिटिक फंक्शन, तो इस कंप्लीट के अंदर ये कांस्टेंट होगा। दैट मींस यहां जो इसका मान आ रहा है वो कंप्लीट में इसका मान आएगा। तो यहां हमारे पास में ये मान आ रहा है, तो कंप्लीट में इसका मान क्या चला जाएगा? 0। ओके, यहां d2 लिखेंगे हम, d1 में नहीं ले सकते। क्लियर है? d1 में नहीं ले सकते क्योंकि d1 में हमने इसे डिफाइन ही नहीं किया एनालिटिक फंक्शन। d2 में हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि d2 में हमारा f2 g2 दोनों एनालिटिक फंक्शन है, और ल्यूवेल थ्योरम यही कहती है एनालिटिक जिस डोमेन में है उसमें यदि वो एनालिटिक है और बाउंडेड है तो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट मतलब जो मान यहाँ है वही मान हमारा यहाँ होगा। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d2 हमने क्या प्रूव कर दिया? f2z इक्वल्स टू g2z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d2। और यही तो हमें प्रूव करना था, हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? कि f2z g2z फॉर ऑल, और यही हमने इसे प्रूव किया कि यहां से हमारे पास में ये कंडीशन आ गई। तो इसमें हमने विश्लेषक सातत्य की डेफिनेशन डायग्राम की हेल्प से उसको कैसे डिफाइन करेंगे और इस थ्योरम्स को हम कैसे वेरीफाई करेंगे इजी वे में समझाने की कोशिश की है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो उन क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है घात श्रेणियों। ओके, घात श्रेणी मतलब पावर सीरीज z प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस एन सॉन तथा पाई आयटा माइनस जेड माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन सॉन का कोई सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन अभिसरण क्षेत्र रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है, तो भी सिद्ध कीजिए कि दोनों श्रेणियां एक ही फलन का विश्लेषिक सातत्य है। एक ही फलन का विश्लेषिक सातत्य है। तो यहां इनका कोई कॉमन एरिया नहीं है, बट फिर भी हमें एक ही फलन का क्या बताना है? विश्लेषिक सातत्य बताना है। तो यहां से हमने एक सीरीज को f1 माना, z प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस एन सॉन। ओके, ये हमारे पास में एक सीरीज बन गई f1 की। अब यहां हम जानते हैं log 1 प्लस x का फॉर्मूला x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एन सॉन, एंड log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एन सॉन। अब हमारे पास में यही तो इक्वेशन आ रही है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस log 1 माइनस एक्स तो इक्वल्स टू माइनस log 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस जेड। और इनकी जो कंडीशन है वो कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो सीक्वेंस चल रही है ये सीक्वेंस तभी इसका ये फॉर्मूला होगा जब mod z लेस देन 1 हो।
जब मोड z लेस देन 1 हो। तो हमारे पास में ये वैल्यू आई और इसे हम क्या लिख सकते हैं, f1z इक्वल्स टू 1 अपॉन में log 1 माइनस z। इसे दें हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट सीरीज को हमने मान लिया f2z हमें दिया हुआ है पाई आयोटा माइनस z माइनस 2। देखो आगे से हम माइनस कॉमन लें, z माइनस 2 माइनस z माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस एंड सो। ये हमें सीरीज दी हुई है। अब यहां से हम कंपेयर करें x, ये कंडीशन, तो ये फॉर्मूला हमारा तभी एग्जिस्ट होगा जब मोड x लेस देन 1 हो, मोड x लेस देन 1 हो। तो यहां हम देखें x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये सीक्वेंस होगी। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 क्या लिख सकते हैं हम, log 1 प्लस x लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा पाई आयोटा, यहां माइनस log, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स क्या है हमारा z माइनस 2। और ये कंडीशन हम कब अप्लाई करेंगे, जब z माइनस 2 का मोड लेस देन हो 1 से, इक्वल्स टू पाई आयोटा माइनस log, ये क्या बनेगा हमारा z माइनस 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं z माइनस 1 लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए 1 माइनस z, हमें एक ही फलन बताने हैं। तो ये हमारा log 1 माइनस z है, तो यहाँ z माइनस 1 हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये बना हमारे पास पाई आयोटा माइनस log माइनस 1 इंटू 1 माइनस z। हम जानते हैं कि log a log b, log a b का फॉर्मूला क्या होता है log a प्लस log b। तो यहां हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो पाई आयोटा माइनस log माइनस 1 माइनस log 1 माइनस z इक्वल्स टू पाई आयोटा माइनस log, ये हम जानते हैं पहले भी हमने देखा है माइनस 1 की वैल्यू हम e की पावर आयोटा पाई ले सकते हैं। तो log e की पावर आयोटा पाई, यहाँ e की पावर माइनस आयोटा पाई भी ले सकते हैं और आयोटा पाई, माइनस आयोटा पाई नहीं ले रहे क्योंकि हमें दोनों को इक्वल लेना है। तो यहां से हमने e की पावर आयोटा पाई लिया और ये माइनस हटेगा तो क्या बनेगा प्लस का 1 अपॉन में log 1 माइनस z। log से e कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा पाई और ये पाई आयोटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी log 1 माइनस z। अब f1z है, इसका मान भी log 1 माइनस z, f2z हमारा, इसका मान भी हमारा log 1 माइनस z आ रहा है। तो ये दोनों एक ही फलन, ओके, अभिसरण क्षेत्र नहीं है, इनका कोई कॉमन अभिसरण क्षेत्र नहीं है, फिर भी दोनों श्रेणियां एक ही फलन का विश्लेषिक सातत्य है। तो एक ही फलन का विश्लेषिक सातत्य तो हमने देख लिया कि f1z और f2z हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, f1z हमारे f2z। अब हमें डायग्राम देखना है कि इसका जो कॉमन एरिया है अभिसरण क्षेत्र में वो क्या बनेगा। तो इसे हम डायग्राम्स को देखते हैं। ये कंडीशन हमारी mod z लेस देन 1 के लिए। तो यहां हमने डायग्राम बनाए, ओके, ये हमारी x अक्ष, ये हमारी x अक्ष, ये हमारी y अक्ष और ये हमारी y अक्ष। तो यहां हमारे पास में देखो एक तो हमें ये दिया हुआ है mod z इज लेस देन 1। इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम इसे इक्वल लेकर के चलते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं mod z माइनस 0 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब इसका सेंटर पॉइंट 0 है और रेडियस क्या है 1। तो सेंटर पॉइंट 0 और 1 रेडियस का क्या है, एक हमारे पास में एक सर्किल है, तो ये हमने मान लिया 1, ये हमने मान लिया 2। तो हमारे पास में ये कंडीशन है और आगे हमारे पास में ये 3।
तो 1 रेडियस इधर हमारा -1, तो 1 रेडियस का हमने एक डायग्राम बनाया। ये बन गया हमारे पास में, किसके लिए है ये mod z लेस देन 1 वाले के। ओके, यहां इक्वल मान के हम इसका सर्किल बनाते हैं। सेकंड हमारा दिया हुआ है mod z -2 लेस देन 1, इसे हम क्या लिखेंगे, mod z -2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब इसका सेंटर पॉइंट क्या है, 2 पे। 2 कहां होगा, केवल रियल अक्ष पे, क्योंकि रियल वैल्यू दी हुई है हमें, आयता में नहीं दिया हुआ, तो रियल पे 2 लेंगे हम, और 2 हमारा ये है। इस 2 पे इसका सेंटर पॉइंट आ गया। इसकी रेडियस कितनी है, 1, तो ये 1 है यहां तक, तो इसका डायग्राम इसको कांटेक्ट करेगा और 3 तक जाकर के ऐसे मूव हो जाएगा। ओके, दोनों के सेम होंगे, ये ऊपर तक सेम तक जाएगा, ये नीचे भी हमारा सेम होगा 1 रेडियस का। बट ये यहाँ सेंटर पॉइंट 0 0 पे, इसका सेंटर पॉइंट 2 है। अब इन दोनों का कोई भी कॉमन एरिया नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर टच कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इनका कोई भी सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है हमारा। तो भी सिद्ध कीजिए कि दोनों श्रेणियां एक ही फलन का विश्लेषिक सातत्य है। तो ये f1z है, ये भी log 1 - z का है, इसका मान भी आ रहा है, और f2z है, इसका मान भी क्या आ रहा है, log 1 - z। तो दोनों श्रेणियां एक ही फलन का विश्लेषिक सातत्य तो है log 1 - z अपॉन में, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कॉमन एरिया नहीं है। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 15 में पूछा गया है। हमें सिद्ध करवा रहा है घात श्रेणी पावर सीरीज z - z² + z³ - n सोन का विश्लेषिक सातत्य निम्न घात श्रेणी द्वारा वृहत क्षेत्र में किया जा सकता है। ओके, वृहत क्षेत्र ग्रेड सर्किल। तो पहले हम इसे सॉल्व करें। हम इक्वेशंस लेकर के आए, हमारे पास में किस टाइप का सर्किल बन रहा है वो हमें कंडीशंस लेकर के आनी होगी। तो एक को हमने f1z माना, z - z² + z³ - n सो, ये होगा हमारे पास में फॉर्मूला log 1 + z, और कंडीशन होगी हमारी mod z इज लेस देन 1। तो हमारे पास में f1z की वैल्यू आ गई, log 1 + z क्लियरली फॉर्मूला है यहाँ। एंड सेकंड हमने माना f2z = log 2 माइनस, यहां से हम माइनस कॉमन लें तो ये बनेगा हमारे पास में 1 - z/2 प्लस 1 - z/2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 - z/2 की पावर 3/3 प्लस n सोन। अब ये z + z² 2 प्लस z³ 3 का फॉर्मूला होगा। तो यहां हमारे पास में log 2 माइनस, ये बनेगा हमारे पास में माइनस log 1 माइनस z 1 - z/2, और यहां कंडीशंस क्या होगी, जो भी z है वो लेस देन 1 होता है, तो यहां कंडीशन होगी हमारी 1 - z/2 इज लेस देन 1, क्योंकि यहां z क्या है हमारा, ये कंप्लीट है। ओके, ये कंप्लीट हमारा z है। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, log 2 प्लस log, यहां हम इसे सॉल्व करें तो 2 - 1 बनेगा 1, माइनस माइनस हमारा प्लस z/2, और इसकी जो कंडीशन है, इस कंडीशन को भी हम चेंज कर लें। इसे हम लिख सकते हैं z - 1 इज लेस देन 2। 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हम जानते हैं कि x - 2 लिखें या 2 - x लिखें, एक ही बात है मोड के अंदर। तो 1 - z को हमने z - 1 लिख दिया, और ये हमारा इधर पॉजिटिव है तो मोड हमने हटा दी। log 2 प्लस log 1 + z
और ये 2 अपॉन में है तो क्या बनेगा माइनस का log 2, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारा log 1 प्लस z। अब log 1 प्लस z हमारा f1 भी है, log 1 प्लस z हमारा f2 भी है, लेकिन इनके डोमेन अलग अलग है। ये इस डोमेन में है, ये इस डोमेन में है। अब हमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि घात श्रेणी का विश्लेषिक सातत्य निम्न घात श्रेणी द्वारा वृत्त क्षेत्र में किया जा सकता है। तो हमारे पास में इनकी फंक्शन सेम आ गया, फंक्शन सेम है, हमें f1z और f2z हमें इक्वल बताना होता है। विश्लेषिक सातत्य के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन हम इक्वल लेते हैं, जिस डोमेन में ये होता है तो हमारे पास में फंक्शन इक्वल है। अब हमें इसे कॉमन डोमेन के अंदर इक्वल कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसका डायग्राम बनाएंगे हम। तो ये हमने डायग्राम बनाने के लिए एक्सेस में इनको डिवाइड किया। यहाँ है हमारे पास में z1 का और ये हमारा -1 2 का। तो ये जो डायग्राम बनेगा हमारा, इसे हम क्या लिखते हैं, mod z -0 = 1। दैट मींस इसका सेंटर पॉइंट 0, रेडियस 1, तो 1 रेडियस का हमने एक डायग्राम बना दिया। ये हमारा mod z = 1 के लिए। सेकंड है हमारा mod z -1 = 2 के लिए, mod z -1 = 2। दैट मींस इसका सेंटर पॉइंट 1 होगा, तो जो इसकी रेडियस का ये पॉइंट है, ये 1 ही तो है। इस 1 के ऊपर 2 रेडियस का एक क्या है, सर्किल है। सेंटर पॉइंट तो ये, और 2 रेडियस का है, तो यहां तक 1 होगा, यहां तक 2 होगा, तो यहां से ये स्टार्ट होगा और ये इसके बाहर तक जाएगा। ओके, ये इसके बाहर तक ऐसे जाएगा। तो ये हमारे पास में बन गया हमारा z -1 = 2 के लिए। अब ये कह रहा है कि इसका विश्लेषिक सातत्य इसके वृहत वृत्त में किया जा सकता है। तो इसका वृहत वृत्त है, इस वृत्त के अंदर ये कंप्लीट इसके अंदर आ गया, ये इसका आंतरिक वृत्त, ये इसका बाह्य वृत्त, वृहत वृत्त हो गया। तो श्रेणी द्वारा वृहत क्षेत्र में किया जा सकता है, और यही हमें प्रूव करना था। और इस डोमेन के अंदर ये दोनों फंक्शन भी हमारे सेम हैं, f1z और f2z हमारे दोनों इस डोमेन के अंदर सेम है। तो यहाँ f1z = f2z हो गया हमारे पास में, और एक दूसरे का इंटरसेक्ट भी कर रहा है ये हमारा। तो ये क्या होगा, हमारा एक विश्लेषिक सातत्य होगा। क्लियर है, स्टार्ट में बताया था मैंने विश्लेषिक सातत्य कंडीशन, f1z f2z जिस डोमेन में वो हो, इंटरसेक्ट करे, इक्वल होने चाहिए, इक्वल आ रहे हैं हमारे पास में, और इंटरसेक्ट करने चाहिए, कर रहे हैं हमारे पास, तो ये विश्लेषिक सातत्य होंगे। तो ये थे हमारे 12 चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के सीक्वेंस में वीडियोस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 12 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, और इसी के साथ हम आपकी अलजेब्रा भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर जरूर करें कि अलजेब्रा भी स्टार्ट होने वाला है चैनल के ऊपर, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।